बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई एक दिन एक टोपी वाले बुर्क़े में लड़की घर ले आया और बोला कि मैंने इससे शादी कर ली है। भाई भाभी को कमरे में बंद करके रखता और हमें भी कमरे में ना जाने देता। पूछने पर कहता कि तुम्हारी भाभी दिमागी मरीज़ है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि खुद रोज़ रोज़ ढेर सारा कच्चा गोश्त और मिठाइयाँ कमरे में लेकर जाते। जबकि भाई तो इतना गरीब था कि हमारे खाने को 1 रुपया भी ना होता। जब एक दिन भूख की शिद्दत से रोते मैं गुस्से से भाई के कमरे का लॉक खोलकर अंदर चली गई, लेकिन अंदर कदम रखते ही जान निकल गई कि अंदर जो मंज़र था वो। मेरा नाम अबीर है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ लाहौर से था। मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है। मैं उस वक्त 7 साल की थी जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। मेरे दोनों भाई कॉलेज के तालिब इल्म थे, जबकि मैं और मेरी बहन हम दोनों स्कूल में थी। उस वक्त हम इस्लामाबाद आकर काफ़ी तंग रहे। यहाँ के स्कूल में नई दोस्तें बनाना पड़ी, उस्ताद भी हमें पसंद नहीं थे। यही हाल भाइयों का भी था। बाबा जी हमें वापस लाहौर जाना है। सुबह नाश्ते के वक्त बड़े भैया ने कहा तो बाबा जी नाश्ता छोड़े उन्हें देखने लगे। वो थोड़े सख्त मिजाज के मालिक थे और हमारी पढ़ाई के मामले में वो और सख्ती दिखाते थे। वो चाहते थे कि हम सब की पढ़ाई मुकम्मल हो ताकि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका ये ख्वाब अधूरा रहना था। हम सब ही अनजान थे मुस्तकबिल से। क्यों भाई, क्या मसला है यहाँ जो वापस जाना है? बाबा जी ने दोनों हाथों का आपस में पैबस्त किए चेहरे पर सख्ती लिए हुए बोला। बाबा जी यहाँ सब कुछ नया है, हमें पसंद नहीं है, हमें वापस ही जाना है जहाँ हम बचपन से रहे हैं। छोटे भैया ने ये कहा तो हम दोनों बहनों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बाबा जी हमें देख कर सोच में पड़ गए थे। देखो बच्चों, हर चीज़ पहले से देखी भाली नहीं होती। कुछ चीज़ें नई होती हैं जिन्हें पहली मर्तबा देखा जाता है। अगर स्कूल कॉलेज नया है तो उसे पुराना करो। दोस्त बनाने के लिए तो कॉलेज स्कूल नहीं जाता। आप लोग कोशिश करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि लोगों पर। वो सख्ती से बोलते हुए उठ खड़े हुए। अच्छा तुम दोनों बहनों को स्कूल छोड़कर फिर कॉलेज जाना, मुझे आज जल्दी है, वो कहते ही निकल गए। माँ जी, हम चारों ने माँ जी की तरफ देखा जो हर बार की तरह खामोश बैठी थी। बाबा जी ठीक कह रहे हैं बच्चों, अब बहस ख़त्म करो, अपने अपनी तालीम गाह जाओ। माँ ने भी गोया बात ख़त्म की। बड़े भैया हमें स्कूल छोड़ के चले गए। दोपहर को लंच करते टीचर ने बताया कि स्कूल का ट्रिप जा रहा है। हम दोनों बहुत खुश हुए और सोचा कि नया होने जा रहा है कुछ तो अच्छा रहेगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हम दोनों ने घर जाकर बाबा जी से इजाज़त तलब करने का सोचा। छुट्टी के वक्त बड़े भैया ही लेने आए। हमने सोचा पहले उनसे पूछ ले, तो वो बाइक पर हमें पीछे बिठाए बहुत एहतियात से बाइक चलाते थे। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए भैया को रोक लिया। क्या हुआ, सब खैरियत है? भैया ने परेशान होते हुए पूछा। हमें आपसे बात करनी है, हम दोनों ने यक ज़ुबान कहा। बोलो क्या बात है? वो सोफ़े पर बैठते हुए जूता उतारते हुए बोले। भैया स्कूल का ट्रिप जा रहा है। मैंने सबा के इशारे पर बात का आगाज़ किया। तो वह नासमझी से पूछने लगे। हमें भी जाना है, मैंने मासूमियत से कहा तो वो हंस पड़े। मैं इजाज़त नहीं दे सकता, बाबा जी से पूछ लेना, अगर वो इजाज़त दें आप कपड़े बदल कर मुँह हाथ धोकर आओ, फिर खाना खाते हैं। वो अपने जूते और बैग उठाते कमरे की जानिब चलती है। बाबा जी से इजाज़त लेना मुश्किल था, मगर लेनी तो थी। हम दोनों रात के खाने के बाद बाबा जी के सामने खड़ी थी। क्या बात है अमीर माहम, दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो, और वो भी परेशानी में? वो चाय पीते तशवीश में पूछने लगे। बाबा जी हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है। तो मैं अभी बोल ही रही थी जब वो मेरी बात काट गए। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे, अब जाकर आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। वह हर बार की तरह सख्त लहजे में बोले। बाबा जी बरए मेहरबानी इजाज़त दे दे, हमारा बहुत दिल है, पूरी क्लास जा रही है और इस तरह हम जाएंगे तो उन सब में घुल मिल भी जाएंगे। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा। नहीं मतलब नहीं, बाबा जी ने सख्ती से कहा। मैं उठकर कमरे में वापस आ गई। मेरी ज़िद थी कि हमें जाना है। चलो आओ नाश्ता करो आकर। अगली सुबह अम्मा ने खाने के लिए बुलाया, छुप कर खाया और स्कूल चली गई। बाबा जी ने नाराज़गी महसूस की मगर कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों तक ट्रिप जा चुका था, उसके जाते ही एक शोर मचाया कि हमें जाना है, मगर बाबा जी फिर भी खामोश रहे। वक्त गुजरता गया और हमारा कॉलेज शुरू हुआ। एक रोज़ अचानक बाबा जी ने लाहौर जाने का बताया। हम चारों बहुत खुश थे, मगर हमें नहीं पता था कि ये खुशी बहुत कम अरसे के लिए हम पर मेहरबान है। हमने हंसी खुशी अपनी पैकिंग की और लाहौर रवाना हुए। वहाँ जाकर जैसे घर में दाखिल हुए तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर बाबा जी ने और माँ को एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा जी ये खुला हुआ क्यों है? क्या किसी को इजाज़त दी आपने अंदर जाने की? बड़े भैया ने पूछा, मगर बाबा जी खामोश रहे और आगे जाकर दस्तक दी। हमने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। चंद कदमों की आवाज़ पर दरवाज़ा खुल गया, मगर अंदर जाते ही जैसे आसमान सर पर गिरा। वहाँ रुकना मुहाल हो रहा था।
बाबा जी ये सब क्या है? इस बार मैंने पूछा, तभी वो खामोश रहे और अंदर चले गए। हमारा वहाँ खड़ा रहना भी मुहाल था, अंदर जाना तो दूर की बात थी, मगर जाना था। काफ़ी देर हमें यूं ही खड़ा देखा। माँ ने हमें मुखातिब किया, चलो बच्चों खड़े क्यों हो? उन्होंने इशारे से अंदर जाने का कहा। हम बमुश्किल चलते सामने बड़े कमरे में गए, मगर वहाँ जाकर तो जैसे सच में पागल हो जाना था। अंदर हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। एक कुढ़ेर उम्र मर्द बेड पर आ रहा था, तिरछा लेटा हुआ था, कपड़े गंदे थे, यूँ लगता था कि काफ़ी दिनों से उन्होंने मुंह नहीं धोया। भैया ये कौन है? मैंने भैया के कान में सरगोशी करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, उन्होंने कंधे उचका दिए। हम चारों बाखौर उन्हें देख रहे थे जब बाबा जी ने हमारा तारुफ करवाया। एक के बाद एक झटका। अब हम आंखें फाड़े उन अंकल को देखने लगे। यकीन नहीं हो रहा था कि जो बाबा जी ने कहा कि वो सच है। असद वहाँ क्यों खड़े हो? अमीर बेटा, ताया जी से मिलना नहीं है? बाबा जी ने हमें पुकारा तो मैंने असबाब में सर हिलाते अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। दिल हल्क को आने लगा था। अपने सर उनके आगे झुकाते हुए कहा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ताया जी? ताया जी ने नज़र उठाकर मुश्किल से मुझे देखा और फिर बाबा जी को, मगर बाबा जी के अमल से मेरा झुका सर एकदम सीधा हुआ। अब मैं कभी उन्हें तो कभी बाबा जी को देखती, जिन्होंने उनका हाथ उठा रखा था, तो क्या वो हाथ भी हिला नहीं सकते थे? मेरे दिल ने कांपते हुए पूछा, ताबीर? बाबा जी मुझे होंकों की तरह देखकर पाकर तंबी लहजे में पुकारने लगे। मैंने सर दोबारा झुकाया तो बाबा जी ने उनका हाथ मेरे सर पर रखा। इसी तरह बाकी तीनों का तारुफ हुआ। हम कुछ देर वहाँ बैठने के बाद छत पर चले गए, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा वक्त रुकते तो शायद सांस रुक जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये हमारे ताया हैं तो पहले कभी बाबा जी ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया। बड़े भैया तशवीश से कह रहे थे। हैरत तो हमें भी है कि इतने अरसे से हमें क्यों नहीं पता था। हम चारों वहाँ शाम तक रहे, जब नीचे से माँ जी ने आवाज़ दी कि खाना खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाना था खाना। इस अबर आलूद माहौल में छोटे भैया ने नाक मुँह चढ़ाते हुए कहा और वहीं बैठ गया। दिल तो हमारा भी नहीं था, मगर जाना तो था, वरना बाबा जी गुस्सा करते। हम तीनों नीचे चले गए। जब थोड़ी देर बाबा जी खुद ऊपर जाकर छोटे भैया को नीचे लेकर आए। न जाने उन्होंने क्या कहा था कि वो बाखुशी नीचे आए और खाना खाने लगे। घर की सफाई माँ ने ताया की बीवी असरा के साथ मिलकर की, जिसे कुछ माहौल सुकून बख्श हुआ था। हमें खाना शुरू किए भी 2 मिनट हुए थे जब ताया के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। तो हमने परेशानी से बाबा जी की तरफ देखा। तभी अज़रा ताई कमरे से निकलती बावर्ची खाने में गई और फिर खाना लेकर वापस कमरे में एकदम आवाज़ें आना बंद हो गई। हमने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा कि हुआ क्या है, मगर जवाब नहीं था किसी के पास। सो कंधे उचकाते वापस खाने में मगन हो गए। रात हम चारों एक ही कमरे में सो गए, क्योंकि वो घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक में माँ जी, बाबा जी, दूसरे में ताया जी और उनकी बीवी। अब एक ही बचा था जिसमें मजबूरन हमें सोना पड़ा। रात काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। भैया जी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। हमें खुद नहीं आ रही। वो भी बैठ गए। भैया, अगर हमें पता होता कि हाँ ये सब होगा तो हम कभी ना आते। वहाँ हमने बुरा समूह बनाया। हम सभी 11 बजे तक बैठे थे जब अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। माँ हम भाग कर असद भैया के साथ चिपकी। भैया ये क्या है? मैंने घबराते हुए कहा। भैया अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगे। जब माँ ने उनका हाथ पकड़कर नफ़ी में सर हिलाया, भैया ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया और बाहर चले गए। हम तीनों भी डरते डरते बाहर कदम निकाले, मगर बाहर नज़र पड़ते ही सबकी चीख निकली। असद भैया ने हम तीनों को अपने साथ लगा लिया। वो हमारा यूं ही ख्याल रखते थे। बाबा जी ने हमें वापस कमरे में भेजा। बाकी की रात डर और खौफ के हसार में निकली थी। कांपते हुए बेड पर बैठे हम दोनों और परेशानी से टहलते असद और हामिद भैया। सुबह ही सुबह हम उठकर भैया के पास गई और बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है, ये जगह ठीक नहीं है। वो रोते हुए कह रही थी। इसी वजह से बाबा कमरे में आए और हमें समझाने लगे कि कुछ नहीं हुआ है। दिन यूं ही गुजरने लगे, पर हम दोनों का डर ख़त्म नहीं हुआ। एक चीज़ जो तेज़ी से बदल रही थी वो थी बाबा जी की हालत, जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हम अब परेशान होने लगे थे। ताया जी की हालत बेहतर हो रही थी और बाबा जी की बिगड़ रही थी। हमने वापस जाने का फ़ैसला किया, मगर ताया जी ने रोक दिया। माँ जी, हमें जाना है वापस। बाबा जी की तबीयत भी बिगड़ रही है। हमने बार बार इसरार किया, मगर ताया जी ने नहीं जाने दिया। और एक रोज़ हम चारों सहन में बैठे थे जब अंदर से माँ के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अंदर गए तो गोया क़यामत टूट पड़ी। सामने बाबा आंखें बंद किए ज़मीन पर गिरे हुए थे। माँ रोती रही, चिल्लाती रही। असद भैया ने संभलते ही इमरजेंसी कॉल की। थोड़ी देर तक एम्बुलेंस आई, मगर उनकी दी खबर दुनिया हिला गई थी हमारी। बाबा चले गए थे। हमारे बाबा अब हम में नहीं रहे थे। हम बहुत रोए। माँ को संभालना मुश्किल था तो माँ भी संभल नहीं रही थी।
हम इसी दुख में थे, इसी खबर से अनजान कि जल्द ही सर पर एक और क़यामत टूटी कि 1 महीने बाद ताया जी ने घर से निकाल दिया। जायदाद वो अपने नाम करवा चुके थे। हमारे पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। अब गली गली धक्के खाते थे, मगर माँ की एक कज़न ने हमें अपने पास बुलवा लिया। माँ ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो वो आकर हमें ले गई। उन्होंने हमें एक छोटा सा घर किराए पर लेकर दिया। उनके माली हालात भी गुजारे के मुताबिक ही थे। पढ़ाई तो रुक चुकी थी, अफोर्ड नहीं हो सकती थी। भैया जी ने एक दुकान पर नौकरी शुरू की। वो छोटे भैया ने दर्जी के पास जाना शुरू कर दिया, मगर वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं जा सके। असद भैया को भी छुट्टी करवा दी दुकानदार ने कि हालात तंग हैं, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। 3 साल यूँ ही गुजर गए, कहीं कोई काम न मिलता। उनकी पढ़ाई भी अधूरी थी और हमारी ना होने के बराबर। एक दिन भैया घर से तैयार होकर चले गए। वापसी असर के वक्त हुई। दस्तक पर मैंने दरवाज़ा खोला तब मुँह पर हाथ रखे खड़ी हो गई। ये कौन है भैया? जिनके सर टोपी वाली आबाई में एक लड़की थी जिसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरी आवाज़ सुनकर माँ जी भी आ गई। ये कौन है असद? वो भी हैरत से देखती हुई पूछने लगी। माँ जी एक तरफ हो जाएं, अंदर तो जाने दें। वो माँ जी को एक तरफ करता हुआ बोला और उन्हें लेकर अंदर गया। सीधा अपने कमरे में जाकर उनका हाथ छोड़ा, मगर उनका अगला अमल देखकर मैं परेशान हो गई। उन्होंने उन्हें कमरे में भेजकर बाहर से ताला लगा दिया। माँ जी ये मेरी बीवी है और इसी तरह रहेगी, कोई ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा। भैया ने सख्ती से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी ने गुस्से से पूछा। माँ मैंने इससे निकाह किया है आज ही। भैया ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैं तो हैरत से दंग, कभी भैया को देख रही थी, कभी कमरे में दरवाजे को देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, हो क्या रहा है। भैया बाहर चले गए और हम दोनों माँ बेटी बंद दरवाजे को देखती रह गई। माँ मैं दरवाज़ा खोल दूँ? पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। वो कैसे यूँ बंद कमरे में रहेंगी? गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। मैंने 2 घंटे बाद माँ के पास बैठते हुए कहा। नहीं, असद ने मना किया है। अल्लाह जाने ये लड़का क्या करता फिर रहा है। माँ ने सर पकड़ते हुए कहा। रात देर से भैया घर आए तो हाथ में शॉपर से। मैं खुशी से उनके पास गई। उनमें क्या है भैया जी? मैंने चहक कर पूछा तो उन्होंने वो पैकेट मेरी पहुँच से दूर दूसरे हाथ में कर लिए। कुछ नहीं है, वो कहते अपने कमरे की तरफ चले गए। जेब से चाबी निकाली और ताला खोल कर अंदर चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। ऐसे तो वो कभी नहीं थे। यही सोच कर रोने पर मजबूर हो गई, मगर अभी तो बहुत कुछ ऐसा होना था जो नाकाबिले बर्दाश्त होता। दिन ब दिन घर के हालात ख़राब हो रहे थे। अब तो दाल रोटी भी मिलना मुमकिन नहीं थी, मगर भैया रोज़ कहीं से शॉपर लेकर आते जिनमें गोश्त और न जाने क्या क्या होता। मैं रोज़ ये मंज़र देखती, माहम भी पूछती, मगर वो कुछ ना बोलते, चुपचाप कमरे में चले जाते। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसी लड़की अपने कैद पर न रोती है न चिल्लाती है। माँ बहुत अजीब है। भाभी कभी बाहर निकलने का नहीं कहती, अंदर ही रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आज़ादी के लिए जिदोजहद ना करे, वो भी जीता जागता इंसान? मैंने कमरे के बंद दरवाजे को देखकर हैरत से कहा। हर बार की तरह आज भी दरवाजे पर ताला था, जो सुबह भैया के जाते लगता, उनके आने पर खुलता। हाँ मैं खुद परेशान हूँ बच्चों। माँ ने भी हाँ में है हाँ में लाई। माँ ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। मैं काफ़ी देर दरवाजे को देखती रही। एक तो भूख बहुत लगी थी, दूसरा भैया जी का रोज़ उनके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें लाना। मुझे कुछ और लग रहा था मामला। ताबीर माहम जाओ, जाकर सो जाओ, दोपहर हो रही है और कुछ है तो नहीं करने को, माँ जी ने कहा और ख़ुद भी वहीं लेट गई। मैं काफ़ी देर कमरे के दरवाजे की ओर से माँ को देखती रही कि वो कब सोएंगी। तकरीबन आधे घंटे बाद उनको सोने की तस्दीक मैं कर चुकी थी। दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। माहम सो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से चलते हुए भैया के कमरे का रुख किया और दरवाजे के पास खड़ी होगी। मेरा इरादा दरवाजे के किसी सुराख से अंदर झांकना था। मुझे अब शक हो रहा था कि भाभी कैसी हैं जो बाहर नहीं निकलती, और भैया भी नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। मैंने दरवाजे को गौर से देखा और उसे देखने लगी। जब मेरी नज़र एक सुराख पर पड़ी, मैं खुशी से झुककर सुराख में झांकने लगी, मगर अंदर की जानिब पर्दा लगा था, जिसे देखकर मायूसी से कमरे में वापस पलट आई। काफ़ी वक्त टहलती रही। शाम के 7 बजे असद भैया घर आए। उनके हाथ में 2 शापर्स थे। मैंने गौर किया तो उनमें से एक में गोश्त था जो काफ़ी ज़्यादा था। वो सीधा कमरे में चले जाते। मैं हैरत से कमरे को तकने लगती। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं और ये इतना ज़्यादा गोश्त लेकर आ रहे हैं। दूसरे शापर में क्या था उसका मुझे इल्म नहीं हुआ था। लगता है कि भैया ने कमरे में ही किचन का सामान रखवा दिया है। बेगम को जो हर रोज़ कच्चा गोश्त और बाकी चीज़ें ला कर देते हैं। मैंने सोचते हुए ख़ुद से कहा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि भैया जी ये सब कर रहे हैं, मगर कहते हैं ना कि आँखों देखा कभी सच नहीं होता। और वैसे भी अपनी तरफ से किसी के बारे में कोई भी कहानी बना लेना सरासर हमाकत है। मैं भी वही कर रही थी। अगले दिन घर में तमाशा लगा था। माँ जी भैया जी ने चूल्हा मिर्च मसाले सब कमरे रखवा दिए थे, इसीलिए रोज़ इतना सब सीधा कमरे में जाता। और एक हम थे जिन्हें रोटी तक नसीब नहीं होती, हर वक्त भूखे और तड़पते रहते।
और उन्हें बीवी को ऐश करवानी है। मैंने रोते हुए कहा, माँ खुशी से मुझे देखती तो कभी भैया के बंद दरवाजे को बच्चों तुम रो मत, कहूँगी भैया से कि वो कल हमारे लिए भी कुछ ले आएंगे। माँ ने तसल्ली दी और रात को भैया जी से कहा, मगर उनके रवैये पर हमने हैरत से उन्हें देखा। उन्होंने कभी हमसे यूँ बात नहीं की थी। दिन गुजर रहे थे मगर ना भाभी बाहर आती और ना ही हमें अंदर जाने की इजाज़त थी। ताले की चाबियां भैया जी के पास होती। सबसे अजीब बात ये थी कि 1 महीने से ऊपर हो गया मगर भाभी के घर से भी कोई नहीं आया। मुझे अब भाभी से नफ़रत होने लगी। हर रोज़ ही उनके लिए इतना सामान आता और हमारे लिए सूखी रोटी भी नहीं थी। एक रोज़ मुझे बहुत भूख लगी थी। कभी नहीं सोचा था कि बाबा जी के गुजर जाने के बाद हम यूँ भूखे मरेंगे। मैं बहुत रो रही थी। माँ भी भूख से निढाल चारपाई पर गिरी पड़ी थी। जब एकदम मेरे जहन में भाभी का ख्याल आया, कल रात भी भैया जी बहुत कुछ लेकर आए थे। इतना कुछ उन दोनों के लिए एक रात में खाया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचा होगा। मैं उठकर कमरे से निकली तो माँ जी ने रोकर पूछा, कहाँ जा रही हो? उनके पूछने पर मैंने कहा कि भाभी को इतना ख्याल नहीं आता, हम गरीबों को भी पूछ लिया करें, इसलिए ख़ुद अपना हक़ लेने जा रही हूँ। माँ जी ने बहुत रोका मगर मैं न रुकी। सहन में आकर ईंट उठाई और ताला तोड़ने लगी। बहुत मुश्किल से ईंट ताले में मारती, हाथ पर भी चोट लग रही थी मगर उस वक्त मुझे सिर्फ ज़रब ताले पर लगानी थी। माँ जी फिर मेरे पास आई और हाथ से ईंट लेकर फेंक और बोली कि छोड़ इसे ताबीर, मैं कुछ ला देती हूँ। वो मन्नत करते हुए बोली मगर मैं उस वक्त होश में नहीं थी। मैंने माँ जी का हाथ अपने बाजू से परे किया और फिर से ईंट उठा ली। वो मुझे रोकती रही मगर मैं न रुकी और कुछ ही लम्हों बाद ताला टूट गया। मेरे चेहरे पर ज़बरदस्त मुस्कुराहट चमकी। मैं खुशी से झूम उठी। मुझे लगा था कि अब खाने को कुछ मिलेगा मगर मैं अनजान ही कि मैंने एक मुसीबत को गले लगाने की तैयारी की है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका, मेरी सांसें रुकने लगी। सामने देखती मैं कदम अपने पीछे ले रही थी। माँ जी ने मुझे यूँ देखकर जल्दी से बाहर खींचा और तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। कुंडी लगाते वो मेरी तरफ पलटी, ताबीर तुम ठीक हो? वो मुझे लेकर चारपाई पर बिठाते हुए बोली। जल्दी से पानी का गिलास मेरे लबों से लगाया। मैं डर और खौफ से कांप रही थी। माँ जी भाभी मेरे लबों से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे। कुछ नहीं हुआ। वो मुझे सीने से लगाए बोली। मैं अभी भी कांपती उनके साथ लगी थी। यूँ लग रहा था कि जैसे भी दरवाज़ा तोड़कर वो बाहर निकलेगी और मुझे कुछ कर देगी। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और भैया जी का इंतज़ार करने लगी। शाम होते ही वो घर में दाखिल हुए, सीधे कमरे की तरफ गए मगर दरवाजे पर ताला ना पाकर पलटे। उनके चेहरे पर खौफ था। मैंने उनसे पूछना चाहा और उनकी तरफ गई, भैया जी भाभी को क्या हुआ है, वो ऐसी क्यों है? मैंने उनके सामने खड़े होते हुए पूछा तो यूँ लगा कि जैसे वो अपना कुछ सच सामने आने पर घबरा गए हों। भैया जी मुझे बताए, मैंने चीख कर कहा। वहाँ छोटे भैया आ गए। मैं बताता हूँ ताबीर, उन्होंने कहा तो बड़े भैया ने आंखों ही आंखों में मिन्नत की। उनका चेहरा उतर चुका था, रंग सफ़ेद पड़ रहा था। मैं हैरान थी कि एक डर दिल को मुट्ठी में लिए बैठा था मगर छोटे भैया की बात सुनकर पैरों से ज़मीन खिसक गई कि मैंने बड़े भैया की तरफ देखा जो सर झुकाए थे। भैया क्या ये सच है? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा तो वो इस बात में सर हिला गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ मगर मुझे यही मुनासिब लगा। ताबीर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं मैं गलत था मगर ये करना मेरी मजबूरी थी। मैं मजबूर था। वो सर झुका कर कहते सामान लिए कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे गई। अब दरवाज़ा खुला था। वो पानी से उनका चेहरा साफ़ कर रहे थे। फिर वही गोश्त चूल्हे पर चढ़ाया, उबाल कर उन्हें दिया। वो यूँ खा रही थी जैसे कभी कुछ ना खाया हो। मैं हैरत ज़्यादा देख रही थी। क्या मेरे भैया ऐसा भी कर सकते थे? एक पागल लड़की को सिर्फ इसलिए अपनाया कि उसकी जान को ख़तरा था। भैया ने जब पहली बार उन्हें देखा तभी मुझे कहा था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका मगर इसे ठीक ज़रूर करूँगा। ताबीर मैंने बहुत कहा कि ऐसा मत करें मगर भैया नहीं माने। दारुल अमान वालों ने निकाह करके लाने की इजाज़त दे दी। तभी मैंने बहुत समझाया मगर भैया नहीं माने और निकाह कर लिया। टोपी वाले अबाया में इसलिए लेकर आया कि ताकि तुमसे इसका पागलपन छुपा सके। मैंने भैया की नज़र में मोहब्बत देखी है इसलिए मैंने कहना और टोकना छोड़ दिया। छोटे भैया बता रहे थे कि मैं अंदर देख रही थी। कितना वक्त गुजरा मुझे नहीं पता। माँ जी को पता था इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों को पता चले। मैंने ख़ुद को बहुत डांटा कि यूँ किसी पर गलत इल्ज़ामात लगाए मगर ये सच है कि भैया जी की उस इंसानियत पर मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने ऐसा किया। और चंद सालों में ही भाभी नॉर्मल हो रही थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा गया था, तभी वो इस हालत को पहुंची थी। भैया के साथ अब मैं भी उनका ख्याल रखती। भैया को नौकरी मिल चुकी थी। हम सब बहुत खुश थे। अब घर का खर्च सुकून से चलता। वो मॉल में सेल्समैन लग गए थे। शायद नौकरी भी भाभी की मदद करने की नेकी का सिला है जो आज भैया भाभी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए।
अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।